बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स पढ़े हैं और सब्सटेंटिव प्रोविजंस पढ़े। उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, आपका साथ चाहिए जी, हमें क्या फायदा होगा जी, हम आपको जॉब में रिजर्वेशन देंगे, आपके लिए अलग से कमीशन बना देंगे, अपने इंटरनली और एक्सटर्नली डिसीजन बिना किसी के इंटरफेयर, किसी की आउटर पावर के इंटरफेयर से, बिना इंटरफेयर से ले सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमने स्वीकार भी करा है। अपनी लोगों की एजुकेशन लेवल के आधार पर, जैसे हमारे भारत में जो ज्योग्राफी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, नागरिकों को अधिकार देना ही नहीं चाहते। अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ना होते तो क्या हम देते? नहीं देते। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से दे रखे हैं, तो वहां से लेके अपने आधार पर उनमें अमेंडमेंट करके अपने नागरिकों को दे दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आयरलैंड के संविधान की बात करें, तो यहां से लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? लास्ट क्लास करेंगे आज इस चैप्टर की, कॉन्स्टिट्यूशन वाले की। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। देखो, रिकैप करने से क्या होता है, आप यहां से शुरू नहीं कर सकते चैप्टर को, आपको पिछली क्लासेस का रिकैप होना चाहिए। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो इससे पहले वो क्लास देखना जरूरी है। इस क्लास को पढ़ के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भी टीचर ने अच्छा पढ़ाया है या नहीं। तो इसलिए मैं बार बार क्या करवाता हूं, जब भी नई क्लास स्टार्ट होगी तो पिछली क्लास का कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, इफेक्टिव है, एक्सेप्टेबल है या वैलिड है। मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन पढ़ा है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स पढ़े हैं, और सब्सटेंटिव प्रोविजंस पढ़े। उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, क्लियर है ना भाई? प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। अब है भाई इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन था फ्रीडम के लिए, उसका क्या योगदान था, क्या इनहेरिटेंस थी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो हमने वहां से प्राप्त करा विरासत में। आप एक बात समझने की कोशिश करना, केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देने से, उसको रिप्रेजेंटेटिव भी बना देने से, प्रत्येक व्यक्ति डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये चीज भी होने से एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पहले ही उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेस पता होना चाहिए कि हम बनाने क्या जा रहे। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों ने बना ली, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं भी आप संविधान बना दोगे, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाने का काम है। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ये वर्षों का राष्ट्रीय जो आंदोलन था, उसने नॉर्मली प्रिंसिपल में हमें बता रखा था कि भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है। हमें पता था हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस किस इनइक्वालिटी को हमने दूर करना है, कैसी कैसी असमानताओं को दूर करना है, कैसे डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टेब्लिश करना है, हमें क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। इन सारी चीजों का हमें पता था पहले ही। तो फिर इन्होंने क्या करा, उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दी है, कॉन्क्रीट शेप। मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA लिख रहा हूं, गिव कॉन्क्रीट फॉर्म या शेप to what we inherited from our national movement, जो हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में मिला था, उसको सिर्फ कॉन्क्रीट फॉर्म दी है। हमें पता था कि हमें सबको बराबरी देनी है, राइट टू इक्वलिटी देना। वो कैसे दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। हमें सबको वोटिंग राइट देना, कैसे दिया जाएगा,
असेंबली का काम है। हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना है। कैसे, क्या क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमें करना क्या है, उसका एक बड़ा पार्ट पहले से ही डिसाइडेड था नेशनलिस्ट मूवमेंट में। वो करना कैसे है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करा गया है। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मोस्ट ऑफ द काम किसने कर रखा था? नेशनलिस्ट मूवमेंट में। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें कैसे ये चीजें डिस्कस हो गई थी, मतलब कैसे इन चीजों के ऊपर हमारी आम राय थी। एक सीधा सा फंडा था कि भाई अंग्रेज हैं थोड़े और भारत देश के आदमी है ज्यादा, सिर्फ इस देश के लोगों को अपने साथ ले लो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। अब मैं महिलाओं को कैसे अपने साथ लूंगा कि जी ब्रिटिश को हमने बाहर भगाना है, तो बोलेंगी भाई जी क्यों भगाना है, कि जी इनके जाने के बाद हम ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें आपके अधिकार की बात होगी, आपको तमाम प्रकार की छूट होंगी, तमाम प्रकार की इक्वलिटी दी जाएंगी, तभी तो महिलाएं आपके साथ आएंगी। आप पिछड़ों के पास गए कि भाई ये ब्रिटिश है, हमें भारत से इनको बाहर निकालना है, तो बोले जी अच्छी बात है फिर निकाल लो। जी आपका साथ चाहिए है, जी हमें क्या फायदा होगा, जी हम आपको जॉब में रिजर्वेशन देंगे, आपके लिए अलग से कमीशन बना देंगे, आपके अधिकारों की बात होगी। तो बोले जी अच्छी बात है, इस सरकार में तो सब कुछ तहस नहस है, तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो जो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसको हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपने साथ लिया, सिर्फ ये बोलकर कि भाई हम आपके लिए आजादी के बाद ये काम करेंगे, तभी तो साथ आए हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ रूल बुक नहीं, ये कैसे सरकार बनाने का भी सपना था, जो लोगों को दिखाया गया था कि भाई हम आपके लिए ये काम करने वाले हैं, हम आपके लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी व्यवस्था क्रिएट करेंगे देश में कि आप अपना डेवलपमेंट कर सको, आप अपनी जो गोल्स हैं, एस्पिरेशन है, उनको अचीव कर सको आराम से, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, जेंडर एंड सोशल बैकग्राउंड। तभी तो लोग साथ आए हैं। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने बहुत सारी चीजों पर वो पहले ही तय कर रखा था कि हमें करना क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, क्या करना है तय है, कैसे करना है उस पर डिस्कशन, और जो क्या करना है उसमें कुछ और प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, उस पर डिस्कशन। इसका जो अगर हम ये सोचे कि भाई कैसे एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, भाई ये नेहरू जी ने प्रेजेंट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें तमाम वो बातें थी कि भाई हम अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये ऐसा बनाना चाहते हैं। इसमें उद्देश्य थे कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इक्वलिटी की इसमें बात थी। अभी नेक्स्ट उस पे मैं प्रीएम्बल दिखाऊंगा कि भाई प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सारा पार्ट प्रीएम्बल में रखा गया है। इसमें ही लिख रखा है कि भी सबको इक्वल माना जाएगा, सबको जस्टिस देने की बात है, भारत की इंटीग्रिटी की, सिक्योरिटी की बात है, भारत के जो पिछड़े लोग हैं, एससी है, एसटी है, उनके रिजर्वेशन की बात है, पॉलिटिकल राइट्स की बात है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, बेसिकली ये इनहेरिटेंस थी नेशनल मूवमेंट की, जिसपे पहले ही एक बना रखे हैं नोट्स कि भाई हमें आजादी के बाद जब हम संविधान बनाएंगे या जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करेंगे तो ये चीजों को ध्यान रखना है। और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेशनल मूवमेंट की देन था हमें। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ने हमारा काम बहुत हद तक आसान कर रखा था। अब वो कैसे करना है, उसको कॉन्क्रीट शेप देनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बता दिया कि भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पर ही हमारा संविधान खड़ा है। मुख्य जो बात हमें करनी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी की सारी कहां थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी। ठीक है, तो ये हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो
योगदान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लिख लोगे भाई, सिंपल सी बात है, बुक में से 2-4 लाइन और देख लेना। ये बताना कि भाई जो हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में अपने साथ लिया, तो उनको इसी आधार पे साथ लिया गया था कि भाई भारत की आजादी के बाद आपके लिए आपके सपनों का भारत बनाया जाएगा, आपके सपनों का संविधान बनाया जाएगा, ताकि आपको हर प्रकार की छूट, इक्वलिटी हो। आप अपने गोल्स और एस्पिरेशन को विदाउट योर बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड हो, रिलीजियस बैकग्राउंड हो, भाई गरीब हो, अमीर हो, उसके बिना क्या आपका जेंडर है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। और इसकी तमाम बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पता चल जाएगी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपने संविधान का उद्देश्य है कि भाई हम संविधान को जो बना रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है बनाने का, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहां से प्राप्त हुआ है, वो इनहेरिटेंस है हमारे नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बजाय मैं ये दिखाता हूं कि प्रियम्बल की बात हम करेंगे। और हमने एक और काम करा है, अभी मैं बताता हूं। यहां पे देखो, प्रियम्बल, इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया यहां पे मेरे हिसाब से क्लियर है। हम भारत के लोग भारत को एक सोवरन होता है संप्रभु, जिसमें भारत अपने इंटरनली और एक्सटर्नली डिसीजन बिना किसी के इंटरफेयर, किसी की आउटर पावर के इंटरफेयर से, बिना इंटरफेयर से ले सकता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, कि भाई हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों के कल्याण के लिए काम हो। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, कि यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ बड़े प्रेम से रह सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र हमारा देश हो। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द नेशन है वो इलेक्टेड बाय द पीपल हो। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हम एक रिपब्लिक देश है, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। वहां का जो हेड ऑफ द नेशन है वो है राजा, नाम मात्र का, बट फिर भी राजा है। बट हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है वो है हमारा प्रेसिडेंट, उसको लोग चुनते हैं इनडायरेक्टली। तो अपना देश एक रिपब्लिक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा। वो किस किस प्रकार का न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे पॉलिटिकल, हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। ये मान के चलो हम उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जब हमारे पास ये है, मैंने आपको ये दे दिया भाई ये है, अब इसको देख के आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो आप जो भी प्रोविजन उसमें करोगे वो जस्टिस को देने वाले होने चाहिए। जो भी प्रोविजन होगा उसमें अपने देश की सोवरेनिटी बनी रहनी चाहिए। ये देख के अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वो आसान हो जाएगा। ये है नेशनल इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए हमें सोशलिस्ट प्रोविजन उसमें डालने हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के काम हमें करने हैं। हमारा देश सेक्युलर हो, इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाना और सभी धर्मों को बराबर हमें अपने देश में मानना है। इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पता चल गया भाई हम अब अपने देश में राजा नहीं बना सकते, हमारे जो हेड ऑफ द नेशन होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, थॉट सोचने की आजादी, एक्सप्रेस कुछ बोलने की आजादी, विश्वास करने की आजादी, वर्शिप पूजा करने की आजादी। हमें अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करना, सोचना, अपनी चीजों को लोगों को बताना, किस हिसाब से हमें जीवन जीना, हर चीज की आजादी चाहिए। तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करोगे, इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई स्टेटस की भी इक्वलिटी होगा, आप समाज में सब बराबर होगे, और अपॉर्चुनिटी, जब भी अवसरों की बात होगी तो भी आपको उसमें इक्वलिटी देखने को मिलेगी। एंड टू प्रमोट देम अमंग देम ऑल, और उन सब के बीच में
हमें भाईचारा बढ़ाना है, फ्रेटर्निटी। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सभी लोगों की डिग्निटी को अश्योर करना है। और एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो इन सारी चीजों को करने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने इस संविधान को अडोप्ट, स्वीकार करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ये मान के चलो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारी प्रियम्बल बनी है। जब ये चीज हमारे सामने होगी, मैं कहूंगा भाई ये चीज है, इसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, आसान हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं होगा? तो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। साथ में एक काम और भी हम लोगों ने करा है। आप पूछोगे जी और क्या काम कर दिया हमने? ऐसा एक काम और भी करा है। क्या? कि हमने जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको भी थोरोली स्टडी करा। अब वहां से जो भी ऐसा लगा कि हम यहाँ पे ये अच्छी चीज है और इसको अडॉप्ट कर सकते, तो हमने स्वीकार भी करा है। अपनी लोगों की एजुकेशन लेवल के आधार पर, जैसे हमारे भारत में जो ज्योग्राफी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसके आधार में उसमें बदलाव भी करे हैं। मतलब हमने दूसरों से लेकर उसे अपना बना लिया। हमने वहां से देखा कि अच्छा ये प्रोविजन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, बड़े अच्छे प्रोविजन है भाई, हमने उनको ले लिया। अपने देश के आधार पर उसमें कुछ रिफॉर्म, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो कर दिया, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दिया, हो गया काम। तो ये मत मानना कि भी वहां से हमने चुराया है, ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये वहां से सीखना अलग चीज होता है, चुराना अलग चीज होगा। हमने वहां से सीखा है। जब आप अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो आप सीखोगे चीजों को, हाँ कि हम ये हमारे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई करने में ये समस्या है तो हम इसमें ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे अपने देश में लागू कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली है, यानी वहां से लेकर अपना बना लेना, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट भी तो करे हैं, कुछ संशोधन अमेंडमेंट्स भी तो करे हैं। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा भाई, सिंपल सी बात थी। अब है हमने क्या ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देशों से ली हैं। एक लास्ट अगर हम बात करें, हाँ यहां पे बात करेंगे। ये भाई क्लियर है, ये दिख रहा है? अगर दिख नहीं रहा है तो भी थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा क्या लिख रखा है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये लिख रखा है भाई, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हमारे देश में जो चुनने का, हम कैसे चुनाव करते हैं कि भाई वोट डाल के आए, जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो चुनाव को जीता हुआ माना जाएगा, वही विनर है। इस सिस्टम को, ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता घोषित करने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। दूसरा अगर हम बोले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भाई पार्लियामेंट हम सरकार की संसदीय व्यवस्था, संसद हो, पार्लियामेंट में संसद, वहां पे ब्रिटेन में संसद है। हमने ब्रिटेन से क्यों सीखा है? क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटेन में जाके उन्होंने स्टडी करी है, वहां पे देखा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों ना हम अपने वहां भी ऐसी व्यवस्था अपनाएं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ, क्योंकि भारत के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि भारत में वेरियस ग्रुप्स हैं, काफी डाइवर्सिटी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी सरकार की संसदीय व्यवस्था हमने लागू करनी है, तो ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, कानून का राज होना चाहिए, ये विचार भी हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, ये याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं, जो स्पीकर है, ठीक है, उसके पास क्या पावर होंगी, क्या वो संस्था है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर के कानून कैसे बनता है। अब पार्लियामेंट में हमारे यहाँ कैसे कानून बनता है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा, वहां पे पारित होगा। मान लिया लोकसभा में आया है तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में, या फिर राज्यसभा में आया है, शुरू हुआ कोई कानून बनना, तो वहां से उसको पास आउट करके फिर लोकसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, फिर वो कानून बनेगा। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो भी हमने कहां से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंपल। तो पता चला भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, यूएसए की बात करें, यहां से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बात समझ के देखो, क्या हम अपने नागरिकों को अधिकार देना ही नहीं चाहते? अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ना होते तो क्या हम देते? नहीं देते। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से दे रखे हैं, तो वहां से लेके अपने आधार पे उनमें अमेंडमेंट करके अपने नागरिकों को दे दिया। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट से, यूएसए से। और दूसरा भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है उसकी जो शक्तियां हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो भी उसने डिसीजन, कोई भी काम होगा, मान लिया सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है कि भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। उसने कोई खुद डिसीजन दे दिया, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि भी मेरा ये डिसीजन था, गलत तो नहीं था। मतलब पुनर्विचार करना, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, दोबारा उसी चीज को देखना। तो ये, और एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये प्रोविजन कहां से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंपल है। अगर हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आयरलैंड के संविधान की बात करें, तो यहां से लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। हम राइट्स वाले चैप्टर में करेंगे, अगले चैप्टर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस की संविधान से, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ध्यान रखना भाई, ये तीनों ही वर्ड संसार में फ्रांस की देन है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों वर्ड किसकी देन है, फ्रांस के। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भाई कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर बांटी गई हो, जिसमें ना तो आप ये बोल सकते भी सेंटर पावरफुल है, ना ये बोल सकते स्टेट पावरफुल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक, जो आदि फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक, क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक। इसका क्या मतलब है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, बट विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, परंतु सेंटर स्ट्रॉन्ग है। फेडरल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड यू कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज स्ट्रोंगर। यहां पे क्या है, क्वासी फेडरल में देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेंटर एंड स्टेट, बट आफ्टर दैट सेंटर इज मोर पावरफुल। ठीक है, ये है द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स वे होती है, देखो कुछ शक्तियां हमने दे रखी हैं सेंटर को, कुछ दे रखी है स्टेट को। कुछ ऐसी चीज विषय है जिन पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। और उसके बाद भी कुछ बच गया, भाई ऐसा होगा, भाई समय के साथ साथ कोई नई चीज आई जो ना तो सेंटर की लिस्ट में है, ना स्टेट की लिस्ट में है, ना दोनों वाली लिस्ट में है, उसको बोला जाता है रेजिडुअल पावर।
तो ये जो भी चीज ऐसी निकल के आएगी जो कहीं भी नहीं है, तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? सेंटर का। आइडिया, ये जो रेजिडुअल पावर्स हैं, इनके ऊपर किसका अधिकार क्षेत्र होगा? सेंटर का। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है। बताओ, ये होगा कंप्लीट चैप्टर। आज एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे भाई, हमने करा क्या क्या है। सबसे पहले था भाई इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ध्यान है क्या था इसमें? सिंपल सी बात थी ना, राष्ट्रीय आंदोलन की इनहेरिटेंस, इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हुई। और हमने ये देखा था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्क्रीट शेप दी है किस चीज को, जो राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें दिया। इसने मतलब क्या है? इसने तो थ्योरी दे दिया भाई ये काम कर दो, इसने वो कर दिया। काफी सारी चीजें क्या थी, पहले से ही तय थी नेशनलिस्ट मूवमेंट में, क्योंकि जब लोगों को हमने एक साथ लेकर चलना था तो उनको तरह तरह के अधिकारों का दावा हमने करा कि भाई आजादी के बाद आपको ये अधिकार, ये राइट्स मिलेंगे। इसी आधार पर लोग हमारे साथ आए थे। तो अब आजादी के बाद हमारा ये ड्यूटी थी कि भाई ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे अधिकार उनको दिए जाए जिनका नाम लेकर लोगों ने हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट में साथ दिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वो सारी बातें नोट डाउन थी। इसको उद्देश्य मानकर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में इसको स्थान दिया गया, और साथ में इसी के इर्द गिर्द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेवलप करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे था, ये हमने अपनी प्रियम्बल की बात करी थी और ये देखा था कि भी इसको पढ़कर आप आइडिया लगा सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। किसी भी देश की प्रस्तावना को पढ़ के आप बता सकते हो। अगर इसमें लिख रखा होता इंडिया विल बी ए हिंदू राष्ट्र, तो इसमें लिखा नहीं, आपको आइडिया होता कि भाई हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं। इसको पढ़ के आपने देखा भाई हम तो सेक्युलर है, तो आप जैसे बाहर से आए और आपको पता चला भाई इसमें तो 80 करोड़ से ज्यादा, मतलब लगभग 75 to 80% हिंदू है, तो आपके मन में आया कि भी हो सकता है ये एक हिंदू राष्ट्र हो या हिंदुओं की ज्यादा पावर हो। फिर आपने प्रियम्बल पढ़ी तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। इस देश में सबको बराबरी का अधिकार दिए गए हैं, सबको आजादी है, इक्वलिटी है, और सभी धर्मों को यहाँ पर समानता दी गई। इसको पढ़ के आप अपने देश का आइडिया लगा सकते हो। और लास्ट टॉपिक था भाई, ये भी बताया था हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखने में कोई संकोच नहीं करा। जो अच्छी चीजें थी उनको अडोप्ट करा, अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट करी और उनको इम्प्लीमेंट करा। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अभी बताए हैं। यूएसए से क्या लिया भाई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फ्रांस के संविधान से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सिद्धांत लिए। देखो, और कैनेडियन से क्वासी फेडरल सिस्टम, ए सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। ये था भाई ये चैप्टर फर्स्ट। बहुत कुछ समझने का था, बहुत थोड़ा याद करने का था। याद करने का है इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या है समझने का। अगर आपने क्लासेस बड़े ध्यान से देखी है तो समझ आ गया होगा, नो डाउट। और कल से फिर अगली क्लासेस शुरू करेंगे, और तब तक के प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय।